तो आज सबसे नवरात्रा है, बच्चों की संख्या थोड़ी सी कम ही है। तो सबसे पहले तो नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा ये जो बैच है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ी सी इस बैच के बारे में बात करने के लिए हमने मीटअप प्रोग्राम रखा था, क्योंकि जो भी बैच हम शुरू करते हैं इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस आपके साथ में हो जाए, क्या रहने वाली पूरी रणनीति उसके बारे में बातचीत हो जाए, उसके ऊपर अपने चर्चा कर रहे हैं। तो सब ग्रेजुएट हो गया, डिग्री पूरी हो चुकी है आपकी? आपकी क्या चल रहा है आपकी डिग्री में? सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर? आपका सेकंड ईयर, फाइनल आपकी हो जाएगी। सेकंड ईयर आपका फाइनल चल रही है, आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है। तो जैसे कि अब की बार जो सीईटी का जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा, जो आपके लिए एक स्कीम राजस्थान सरकार ने चालू करी है, उस स्कीम को दो भागों में विभाजित किया है, एक तो ग्रेजुएशन लेवल पर और एक 12वीं लेवल पर। और जैसा कि आपके सामने जो पीछे विज्ञप्ति दिखाई दे रही है, ये ग्रेजुएशन लेवल की विज्ञप्ति है, जिसमें पिछले 3-4 दिनों से ये जो पूरा जो सिलेबस वगैरह है वो आया है। तो उसके ऊपर अपने पूरी चर्चा करेंगे, बातचीत भी करेंगे। तो मेरे साथ में गजानंद सर, जो हिस्ट्री का पार्ट देखते हैं, राजस्थान हिस्ट्री का, और इधर है संदीप सर, जो पूरी जो साइंस है अपने जनरल साइंस, जिसमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, वो सारा पार्ट देखते हैं। और इधर लक्ष्मण सर है, पूरी रीजनिंग हैंडल करते हैं। और साथ में खानल सर है, वो जियोग्राफी, राजस्थान की जियोग्राफी है, साथ ही साथ में इंडिया की जियोग्राफी। और मैं हिंदी जो पार्ट है उसको देखा करता हूँ। तो सब टीचर्स हैं जो बहुत समय से पढ़ा रहे हैं, और यूट्यूब पर भी इन सबकी क्लासेस होती है, हम सबकी यूट्यूब पर होती है। और ये भी जो क्लासेस रहेगी आपके लिए एप्लीकेशन में रहेगी। जैसे कि आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो ऐप में आपको ये जो क्लासेस है वो रिवीजन के लिए आपको मिलती रहेगी। पूरी डिस्कस करेंगे, सीईटी का पूरा सिलेबस क्या है, एलडीसी का क्या है, तो सबसे थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे। फिर मैं लास्ट में आपको पूरा सिलेबस वगैरह वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले गजानंद जी। बहुत बहुत आभार। अलायंस तैयारी कर लो में आए सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता हो, सारे एलडीसी या सीईटी की तैयारी करने के लिए आए होंगे। देखो, मेन चीज यही है कि आज जैसे शुरुआत से आए हो आप, वैसे तो आज नवरात्रा है, तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि विद्यार्थी आए नहीं, अपने कम आए हुए हैं। तो नवरात्रा की वजह से ही विद्यार्थी नहीं आए, बाकी वो कोई ऐसे इश्यू नहीं होता है कि अपने एक से शुरुआत करें। शुरुआत एक से ही होती है हमेशा, क्योंकि आप जिस दिन लगोगे उस दिन से आपको सीट एक चाहिए या फिर हजारों चाहिए? कितनी सीटें चाहिए आपको? एक ही सीट चाहिए? अभी जैसे ईओआरओ की जो भर्ती आई थी, कह रही है कि सीट कम है, 120 सीट है शायद, 120 के आसपास है। अब विद्यार्थी ये सोचता है कि 120 ही सीट है, अब अपने क्या करेंगे? तो आपको कितनी चाहिए? कितनी चाहिए? 120 चाहिए क्या? एक चाहिए आपको, तो बस एक के लिए अपने तैयारी करते हैं। तो सभी का पहले तो आज तैयारी कर लो अलायंस कोचिंग में आपका स्वागत है। बाकी सूरज जी सर ने बता दिया आपको, क्लासें वैसे नियमित रूप से अपने यूट्यूब पर भी चलती है, उसके अलावा यहाँ पर भी। और जिस दिन मान लो बाई मिस्टेक आपके कोई काम भी हो जाता है तो ऐप भी आपको साथ में निःशुल्क मिलेगा। पहला दिन आपका जैसे आए हो आप, तो विशेष रूप से तो यही है कि कोई चीज अपने अगर मन से अगर करें, मन लगा कर करें अपने शुरुआत से, तो वो क्या होता है कि भाई अपने एक दिन तो मंजिल मिल ही जाती है। जैसे आज अपने सभी गुरुजन आपको कुछ न कुछ नई रास्ता यानी कि नई एनर्जी, ऊर्जा देंगे आपको। ऊर्जा देंगे मतलब आपको ऐसा मोटिवेट करेंगे कि ताकि आप जितने दिन ये बेंच चले उतने दिन आप नियमित रूप से पढ़ाई कर सको। उस दिन लास्ट में क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी होते हैं, जैसे अपने बेंच चलता है पूरा, जैसे 100 का हुआ, 200 का हुआ, 300 का हुआ। अब उस 300 के 300 तो नहीं लगते, लेकिन उनमें से कुछ एक विद्यार्थी लग जाते हैं। मान लो 100 लगते हैं, और उन 100 की क्या थी कि 200 को पढ़ाया तो हमने था, बराबर में पढ़ाया, लेकिन 200 का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 100 का सिलेक्शन हो गया। कारण क्या था? रणनीति। रणनीति क्या होती है? अपने भी तैयारी करें तो अपनी रणनीति बनाकर पढ़नी पड़ती है। जब मैं तो इतिहास पढ़ाता हूं तो हमेशा एक युद्ध करवाता हूं, वो खानवा का युद्ध बढ़िया तरीके से करवाता हूं। खानवा का युद्ध सुना है ना? खानवा का युद्ध सुना है? सारे राजपूत इकट्ठे हो गए थे, उसके बावजूद भी वो मुगल बाबर मात्र 10,000 सेना के सामने और अपने 80,000 की सेना के सामने वो जीत कर चला गया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, क्योंकि उसके बचपन का सपना था
कि मैं आने वाले समय पर हिंदुस्तान पर क्या करूंगा, राज करूंगा। और उसने किया था। मात्र 10,000 सेना उसके पास थी, 80,000 सेना को सामने से हराकर चला गया। वो कौन था? बाबर था। सुना होगा खानवा का युद्ध, तो भारत का दूसरा निर्णायक युद्ध माना जाता है उस युद्ध को, वो तो सुना ही है। तो कारण क्या था? उसकी स्टिक रणनीति थी। पढ़ते ना अपने खानवा के युद्ध में उसने तुलगुमा युद्ध पत्ती का प्रयोग किया, वो किया। अपने वालों ने क्या किया? अपने वाले सारे राजपूत प्रत्येक रियासत से गए लेकिन फिर भी हार गए। कारण क्या था? अपने पास क्या नहीं थी? रणनीति नहीं थी। मेन चीज वही है, रणनीति से पढ़ेंगे। फिर एक चीज और, यहां से आपको इतनी एनर्जी दी जाती है कि भाई आप सुबह से लेकर शाम तक आप 3 महीने या 4 महीने 6 महीने आपका बैच चले और 6 महीने आप लगातार तैयारी करते हो, तो भाई देखो नॉर्मल सी बात है, बड़ी से बड़ी सफलता अपने मिल सकती है, तो कौन सी भी हो। लेकिन उसके बीच में क्या होता है कि भाई जो मैंने अभी क्या बताया कि 300 विद्यार्थी उसी बैच में पढ़ेंगे, उसमें से 100 लगेंगे, 200 नहीं लग पाते। कारण क्या है उनका? रणनीति नहीं है। यही कारण है, यही कारण है क्या? रणनीति तो उनकी भी है, पढ़ाते तो हम ही है, लेकिन होता क्या, थोड़ा सा माहौल भी तो होता है अपने आप। जैसे मान लो आपको यहां से पढ़ाया, आप बाहर चले गए, बाहर जाकर एक विद्यार्थी क्या कहेगा आपको? यार किसकी तैयारी कर रहा है? तो आप कहोगे ईओ आरओ की या एलडीसी की या सीईटी की, जिसकी भी मैं तैयारी कर रहा हूं। फिर लास्ट में वो पता है क्या कहेगा? सीट कितनी है? तो आप कहोगे 120-30 सीट है। तो तेरे को लग रहा है तू लग जाएगा? उसमें से मंत्री संतरी 2008 में भर्ती आई और उसके बाद में उसमें से कितने व्यक्ति रह गए, उनमें से किसी की तो कहीं ना कहीं तो व्यवस्था बन जाएगी पेपर वाली, और आप तैयारी ऐसे ही करते रह जाओगे, पेपर बिके बगैर नहीं रहते। कहने का मतलब वो आपको उस लाइन से भटका रहा है। आप हमेशा यहां से जाओगे गुब्बारे की तरह फूलकर कि हाँ इस बार तो लग जाएंगे, सपना इस बार पूरा होगा, लेकिन वो बाहर एक व्यक्ति वही है जो सुई लेकर घूमता रहता है। सीधा सा उदाहरण यही है, वो सुई आपके टच करेगा, गुब्बारा हवा निकल जाएगी। फिर उसके बाद सोचेंगे 120 तो पद हैं, क्या करेंगे लगकर? पढ़ेंगे, नौकरी लगेंगे कि नहीं लगेंगे पता नहीं। लेकिन वही बात है, चाहे सीट एक आए चाहे 1000 आए, आपको तो सीट कितनी चाहिए? एक। अगर स्टिक बढ़िया रणनीति से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और जो यहाँ पर करवाया जाएगा वो गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो आपके लिए सेटिस्फाइड है। अभी से पहले जितना कुछ करवाया गया अभी तक, तो जैसे किसी भी जितने अभी हाल ही में एग्जाम हुए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिससे करवाए हुए में से बाहर आए। कुछ एक विषय जैसे करंट का विषय होता है, एक करंट है, ये लगभग प्रतियोगिता परीक्षा में जोड़ दिया गया है। तो करंट वाला विषय है तो करंट के पर्सन तो भाई वैसे तो आपकी यहाँ पर क्लास अपने अलायंस पर चलती रहती है ना, यूट्यूब पर करंट की क्लास भी होती है साथ में। बाकी आपको लास्ट दिन या फिर साप्ताहिक या फिर महीने में आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे करंट के, वो आपको खुद को पढ़ने पड़ेंगे साथ में। बाकी हर एक विषय की जैसे शुरुआत से सूरज जी सर ने बता दिया, बाकी अपने स्टाफ हैं वो भी आने वाले हैं, अभी अपने शुरुआत की है, ठीक है ना। तो मैं आगे फिर से सूरज जी को आमंत्रित करूंगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गजानन सर। जैसा कि सर ने बताया कि रणनीति, स्टिक रणनीति, हमने ये कोई पहला बैच नहीं, हमारे ऑलरेडी 5 या 6 बैच चल रहे हैं जो एलडीसी सीईटी के। आपका जो सिलेबस है ये पिछले 3-4 दिनों से शायद 21 तारीख को आया था, और हमारा बैच चल रहा है 5 जून से सीईटी का। क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आया था कि अब की बार जो लगभग जो 20 भर्तियां हैं वो सीईटी के थ्रू होने वाली है, तब से हमने चालू कर दिया था। और हमने जो राजस्थान का जो जीके है वो पूरा लगभग कवर कर दिया उन बैच में। और तब हमें अंदाजा नहीं था कि क्या हो सकता है कि भारत का भी जीके जुड़ेगा, लेकिन अब देखा जाए ना तो भारत का पूरा जो जीके है, राजस्थान का पूरा जीके है, वो जोड़ दिया गया है। साथ ही साथ में हमारी हिंदी की क्लास, अंग्रेजी की क्लास, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और ये जो क्लासेज है मैथ की क्लास प्रॉपर रेगुलर चलती जा रही है। और बच्चे क्या है 10-15 दिन तो बड़े जोश हवास के साथ आते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, बैच फुल होता है, फीस भी जमा करवा देते हैं। लेकिन 20 दिन बाद में गजानन सर ने कहा कि हवा निकल जाती है, पता नहीं क्या होता है। फीस भी जमा करवा दी, प्रॉपर भी क्लास चालू हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे वो आना बंद कर देते हैं। एक दिन आते हैं, फिर 5 दिन का ब्रेक, फिर छठे दिन आते हैं, फिर पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको पढ़ना ही है, आपकी मंशा है पढ़ने की, तो प्रॉपर रूप रेगुलर आइएगा। यदा कदा हो जाता है कि कई बार घर पे काम हो गया, घर पे कोई कार्यक्रम हो गया, तब आप घर पे रह जाओ तो अलग बात है, लेकिन ऐसे मन बना के घर से निकल कर आगे कहीं और घूम रहे हैं, क्लास ले नहीं रहे, तो फिर ये गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। क्योंकि हमने महसूस किया है ऐसा, तब मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, आगे थोड़ा सा हम लक्ष्मण सर को सुनते हैं, और अपने राजेश जी सर भी आ गए जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं, बीएल सर भी आ गए, आपका भी स्वागत है। तो लक्ष्मण सर आप बताइए। नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मण सिंह आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। देखो, अब आपका ये है फैकल्टी और आपको सब पता है, लेकिन आपने अलायंस और तैयारी कर लो ही क्यों चुना, और आपको यहाँ क्यों पढ़ना है ये बताता हूँ। यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाएंगे वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है, उनके कम से कम 5 से 6 पेपर सबके निकाले हुए हैं। तो आपको वही ज्यादा पढ़ा सकता है जिसके पेपर निकाले हुए हैं। उनको पता है कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या पढ़ाया जाता है और क्या नहीं पढ़ाया जाता है। सब सिलेक्शन उसी का होता है, इसको ये पता होता है मुझे पढ़ना क्या और क्या नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखना। सब कहते हैं आपको ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, लेकिन आपको यहाँ पे वो सिखाया जाएगा कि आपको ये पर्टिकुलर पढ़ना है और ये पर्टिकुलर आपको कम पढ़ना है। तो देखो, ऐसे तो आपको पता है आपका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा दे दिया सीईटी के अंदर, जैसा भी सर आपको सारा डिस्कस करेंगे आपका सिलेबस। तो देखो, अपने को यहाँ पे जो आपको पढ़ाएंगे किशोर सर है इंग्लिश के, किशोर सर के स्टूडेंट नासा तक गए हैं आपको। अब नासा तक जो इसका स्टूडेंट पहुंच सकता है, आपको पता है उसकी इंग्लिश कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। फिर पढ़ाएंगे आपको सर्वेश सर, सर्वेश सर है जीएसटी इंस्पेक्टर। फिर आपको पढ़ाएंगे मैथ के अंदर अरविंद सर, अरविंद सर जीएसटी इंस्पेक्टर। सर सर है मैथ के अंदर, वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर। तो यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाने वाले हैं वो सब सिलेक्टेड है। आप किसी भी टीचर का डेली सबके किसी ना कुछ ने पेपर निकाले हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, देखो अब आपका एग्जाम आने वाला है, ये मत कहना कि भाई हम अगले साल के लिए करेंगे, हमारे तो ग्रेजुएशन चल रही है, हम ये कर लिया। आपको पता है कि जिसकी ग्रेजुएशन चल रही है फरवरी के अंदर क्या आ रहा है, एलडीसी वाला पेपर आ रहा है, और जिसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है उसके सीटी का एग्जाम कब है, जनवरी के अंदर है। तो आपके पास टाइम कम है, टाइम क्या है आपके पास कम है। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पढ़ाया जाएगा डेली डेली रूटीन पे आपको वो रिवाइज करके आना है। डेली रूटीन में आपको रिवाइज, देखो पहले कह रहा हूँ खुद से अगर आप ऐसा करोगे, एक तो आपका होता है कंफर्ट जोन कि नहीं यार मैं ये नहीं तो अगला पेपर निकाल लूंगा, उससे नहीं तो मैं अगला पेपर निकाल लूंगा। जो इस कंफर्ट जोन में रहता है उसका सिलेक्शन नहीं होता, ये ध्यान रखना। कोई कहता मैं कि यार आरएस नहीं मैं एलडीसी निकाल लूंगा, मैं पटवारी निकाल लूंगा, मैं कांस्टेबल निकाल लूंगा। आप जितना अपना लेवल गिराओगे उतना ज्यादा ही आप सिलेक्शन से क्या जाओगे, दूर जाओगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा जो आपको यहाँ पढ़ाया जाता है आप उसको कंटिन्यू रिवाइज करोगे, और अपने आप से आज प्रॉमिस कर लो कि भाई मेरे पास 5 महीने हैं। बस मैं आपको ये कह रहा हूँ 5 महीने देना आपको आपकी जिंदगी के। 5 महीने आप कह दो भाई मैंने सब छोड़ दिया, अपना इंस्टा व्हाट्सएप एक बार इंस्टॉल कर देना, ठीक है, कि 5 महीने में अपने आप को दे रहा हूं। और ये 5 महीने अगर आपने दे दिए तो आपके आगे आने वाले 30 साल सुधर जाएंगे। आने वाले क्या सुधर जाएंगे, 30 साल। तो अगर आपने ये करते रहोगे धीरे धीरे, आप पता है कंपटीशन बढ़ना ही है, कम नहीं होना। और आप अगर कोई फॉर्म भरा जाता है तो आपको पता है 30-30, 35-35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, और वैकेंसी कितनी निकलती है, 5 से 7 हजार। तो कंपटीशन कितना टफ है। और ऐसा नहीं है कि कंपटीशन टफ है, अगर जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन होता है, आपको पता है मेहनत करता है उसका सिलेक्शन होता है। तो आज मैं आपसे इतना प्रॉमिस चाहूंगा कि सारे आज मुझसे प्रॉमिस करो कि हम 6 महीने कंटिन्यू पढ़ेंगे। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, मैं आपसे इतना ही मांग रहा हूँ। आप 5 से 6 महीने का टाइम है आपके लिए, आप खुद से आज प्रॉमिस करना कि मैं आज कंटिन्यू पढ़ूंगा, और 6 महीने के लिए सब कुछ जो यहाँ पढ़ाया जाता है, जैसा आपको पढ़ाया जाता है वैसा ही करना। देखो किसी और की बातों में अपने को नहीं आना, क्योंकि आपको ये पता है कि अलायंस का नाम और तैयारी के लोगों का नाम, आप यूट्यूब पे इनकी क्लास है, कैसा टीचर है, कौन कैसा पढ़ाता है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ के अंदर है, राजस्थान की बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी। आप भले कंपैरिजन कर लेना, क्योंकि आपका 3 से 4 दिन का डेमो रहता है। आप डेमो में अच्छे से पढ़ के देखना कैसा पढ़ाया जाता है, कैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा है कि नहीं है, आपको खुद पता चलेगा। कि मुझे पता है आप कहीं ना कहीं कोई डेमो लेके आए होंगे, कहीं आपने पढ़ा होगा, तो आपको सब लेवल समझ में आएगा। ठीक है, तो करोगे तैयारी, नहीं करोगे, करोगे, ठीक है। मैं आप राजेश सर को देता हूं जो आपके कंप्यूटर के टीचर। नमस्कार, इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम राजेश कुमार, शेखावाटी क्षेत्र, चूरू जिले से। तो सबसे पहले आप बात करें, हमने सीएटी में एक कंप्यूटर का पोर्शन लगता है, हल्का सा कंप्यूटर का पोर्शन है, उस कंप्यूटर के पोर्शन को करवाने वाला। अभी सीएटी लग गया तो ये तो है नहीं कि हम एक सब्जेक्ट पढ़े, सभी पढ़ना पड़ेगा और बराबर बराबर पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। तो अभी क्या है, आपके पास 3 महीने मात्र, मान लीजिए 3 या 4 महीने, उसके बाद में सीधा एग्जाम आ जाएगा। अभी से देखो, अगर आपको कुछ पाना है तो अभी पढ़ने वालों के लिए टाइम बहुत कम है, तो नए पढ़ने वालों के लिए तो टाइम बहुत है। तो मैं तो सीधी सी कम शब्दों में एक ही बात कहूंगा, आप अपना टाइम है अच्छे से उपयोग करो, और अच्छे से उपयोग करोगे, यहां से बेटर कोई आपको गाइडेशन करने वाला टीम नहीं मिलेगी। जैसे सर ने बताया, हमारी जो टीम है ना, अब ये मैं सोचना कि हमारी टीम सिर्फ पढ़ाने के, उनका एक काम खत्म हो गया ना। अब कभी भी
जितना ये हमारी टीम है और भी हमारे गुरुजन हैं जो अभी आपके सामने नहीं आए हुए, और भी आपके सामने आएंगे, वो कहीं ना कहीं अपना एक उनका अलग एक प्रोफेशन है, मतलब अपनी जगह एक गवर्नमेंट जॉब का बोले तो गवर्नमेंट जॉब भी है। तो उनके साथ आप अगर अपना विश्वास दिखाओगे तभी आप अपना कामयाब हो। हम आपको खूब अच्छे से, ये नहीं कहेंगे हम आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाएंगे, पढ़ाने के साथ हम कहेंगे आपको अच्छे से अच्छे गाइडेशन करें। और आपको अच्छे से गाइडेशन करने का अगर आपने एक मंदिर चुना है तो इस मंदिर से आपको अच्छा ही आशीर्वाद मिलने वाला है। और अच्छे आशीर्वाद तभी मिलेगा तब हम अच्छा सच्चे मन से हैं। ये तो है नहीं कि बाहर से आ गए चलो पढ़ना नहीं, अभी अपने पास समय कम है, समय को कम देखते हुए अपने क्या है सिर्फ ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर, और ज्यादा से ज्यादा स्टडी कब करेंगे जब हमारा मन एकदम शांत रहे। बात समझ में आई क्या कुछ, यानी क्या? तो आप लोगों को अपना स्टडी पे, पढ़ने वालों के लिए कम समय है, इस बात को अगर दिमाग में बैठाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे कि हाँ कम समय हम पढ़ना है, मतलब पढ़ने का कोई समय नहीं होता। एक बार हाँ, जैसे हमारे लक्ष्मण जी सर रीजनिंग पढ़ाते हैं तो कभी कभी हम भी हाथ मार लेते हैं, तो एक पॉइंट आता है सर कि पढ़ने का समय सुबह का अच्छा होता है क्या, तो निष्कर्ष में बोल दें कि नहीं, पढ़ने का सबसे उत्तम समय सुबह का नहीं होता। दूसरा कहता है पढ़ने का समय सबसे उत्तम समय ही सुबह है। तो वहां पर दोनों ही तरह निष्कर्ष गलत होते हैं। पढ़ने का कोई समय होता है क्या? हाँ, ये मान्य है, और ये महात्माओं ने, साइंस ने ये कहा है कि सुबह का समय जो पढ़ने का होता है वो कुछ हद तक औरों से बेटर होता है। तो आप लोग अपना समय को पढ़ाई में ज्यादा दीजिए, वही आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो? बिल्कुल तैयार हो। ये तो नहीं कि सुबह सुबह आप आए हो तो पढ़ने के लिए तैयार हो तभी तो आए होंगे। बिल्कुल तैयार हो गया? चलो, तो आगे हमारे गुरुजन को हम आगे फिर से संबोधित करेंगे। इससे आपसे पहले सूरज जी आपको और कुछ मोटिवेशन करेंगे। धन्यवाद राजेश सर। जैसा कि आपने बच्चों को मार्गदर्शित किया, राजेश सर ने बताया कि टाइम मैनेजमेंट, कौन सा समय होता है बेस्ट पढ़ने के लिए। टाइम तो सब अपना ही होता है, बेस्ट ही होता है, हमें बनाना होता है बेस्ट कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। तो उस बेस्ट टाइम का चुनाव करते हुए निरंतर, अभी जो सीईटी जो आपकी स्नातक स्तर पर है उसका जो एग्जाम है जनवरी के फर्स्ट वीक में है, ये तारीख निश्चित कर दी गई। उसके ऊपर अपन थोड़ी देर बाद में इस विज्ञप्ति को देखेंगे। 52 पेज की विज्ञप्ति है, उसमें सिलेबस वगैरह पूरा दिया गया है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले संदीप जी साइंस आपको पढ़ाएंगे, ये भी लक्ष्मणगढ़ सीकर से आते हैं। तो सर आप। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, और इस नवरात्रा के दिन मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं कि आप जल्दी से अपना लक्ष्य प्राप्त करें, और जिस भी चीज के लिए आप आए हो वो आपका सपना मुकम्मल हो। और देखो, आज अगर आप यहाँ से जाओ, ठीक है, माँ शारदा से, माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करना कि मुझे इतनी एनर्जी दो, इतनी एनर्जी दो कि मैं मेरे लक्ष्य को जितना कम समय हो उतना कम समय में पालूं। और केवल इसी से अपना काम नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले गजानन जी सर ने आपको क्या बताया कि आपको रणनीति बनानी होगी। पहले सिलेबस क्या हुआ करता था, थोड़ा सा छोटा हुआ करता था। अब आजकल क्या हो गया, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ तो है नहीं कि वो आर्ट्स वाला होगा वही तीर मारेगा, साइंस वाला होगा वही तीर मारेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको सब कुछ एक रणनीति बना करके पढ़ना पड़ेगा। बिना रणनीति को होगा नहीं। फिर अजय जी सर ने आपको बताया कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा। जैसे कईयों को लगता है कि मुझे सुबह अच्छा लगता है पढ़ने को, कई ऐसा बोलते हैं कि मुझे रात को अच्छा लगता है, मैं 2-2 बजे तक पढ़ लेता हूँ। देखो, पढ़ने का वास्तव में कोई समय नहीं होता है। जिस समय आप पढ़ना अच्छा जानते हो वही आपका अच्छा समय होता है। ये बात सबसे बढ़िया बात है। जैसे मैं मानता हूँ, मुझे सुबह के समय पढ़ना अच्छा लगता है, मैं 3 बजे भी उठ जाता हूँ, 4 बजे भी उठ जाता हूँ, लेकिन मैं रात में 2-2 बजे तक नहीं पढ़ पाता। कई ऐसे हैं जो रात को 2-2 बजे तक पढ़ लेते हैं। तो ये अपना स्वयं का होता है। लेकिन ये है, अपनी साइंस कहती है ये कि अपना मस्तिष्क जो होता है ना, उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, हम जानते हैं अच्छे से। अपनी पूरी बॉडी में लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन होते हैं। उसके 90% न्यूरॉन कहाँ होते हैं? अपने मस्तिष्क में होते हैं। ठीक है, अगर आप उसका समय पर यूज नहीं करोगे, वो धीरे धीरे क्या होते हैं बताओ, खत्म होते जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा है जो साइंस बैकग्राउंड का भी है क्या? कोई यहाँ पे कोई नहीं है।
साइंस बैकग्राउंड के कोई नहीं है, सारे आर्ट्स के या कॉमर्स के, कोई बात नहीं है। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, अपने मस्तिष्क की कोशिका वापस से जीवित नहीं होती है। एक बार अगर मर गई नहीं है तो ये वापस से जीवित नहीं होती है। इसका मतलब हमारी बॉडी में 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं, हर चीज को वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, किससे कैसे बात करनी है, ये न्यूरॉन्स अपनी बॉडी में वो कंट्रोल करते हैं। जैसे जैसे अपन बड़े होंगे वो न्यूरॉन्स भी कम होते जाएंगे और आपके बाल भी कम होते जाएंगे, आपके बालों की रंग भी बदलता जाएगा। उससे अच्छा है कि ये चीजें हो पहले, उससे पहले अपन अगर लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो जमा रहेंगे। क्योंकि टेंशन होगी तो क्या होगी बताओ, न्यूरॉन्स कम होंगे, न्यूरॉन कम होगी तो आपकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो आपको लक्ष्य प्राप्त करना है ना, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक सटीक रणनीति करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पे अधिकतर लोग आते हैं ना शुरुआत के अंदर, जैसे सूरज जी सर ने बताया कि जोश आपका बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि पूरा हॉल बराबर रहेगा, आपको लगेगा कि हाँ इस बार मुझे फर्स्ट आना है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, उसके बाद में क्या होता है, ये मैंने खुद ने महसूस किया है, या 1 साल हो गए पढ़ाते हुए मुझे संस्था के अंदर। बच्चे शुरुआत में बहुत उनका जोश होता है, 1 महीने के बाद उनका जोश धीरे धीरे कम होता जाता है। फिर कई लोग दोस्त बना लेते हैं, उनके ग्रुप बन जाते हैं, है ना। फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये मास्टर अच्छा है, ये मास्टर खराब है, वो डिसाइड करने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने को केवल पढ़ने पर ध्यान देना है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा करके ले लेना, अगर आप पूरी शिद्दत के साथ 6 महीने हमारे साथ मिलकर के तैयारी करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन के लिए। ये मैं लिख करके दे सकता हूं आपको। लेकिन पढ़ते नहीं है बच्चे। सर ने एग्जाम्पल दिया कि मान लो इस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट बचे हुए हैं, 300, लेकिन क्या सबका सिलेक्शन होता है? नहीं होता है। सबकी रणनीति अलग होती है, सबका टाइम मैनेजमेंट अलग होता है, सबकी ऊर्जा अलग होती है, सबके सपने अलग होते हैं, सबके कार्य अलग होते हैं। तो सफल तो वही होगा जो इन सब चीजों पर क्या करेगा बताओ, कमांड करेगा, जिसकी रणनीति अच्छी होगी, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा और अपनी अच्छे से ऊर्जा का यूटिलाइज करेगा, कई और चीजों में खराब नहीं करेगा। ऊर्जा तो फिक्स अपनी बताओ, आपको पता है। तो आपको एक बढ़िया तरीके से ऊर्जा को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आए, जिस दिन भी आए, उसी दिन प्रण लेना माँ शारदा से, अभी नवरात्र का समय चल रहा है, ठीक है, आराधना करना कि मुझे इस बार सीईटी पास करना है, हर हाल में पास करना है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल पर हो, चाहे वो अपना 12वीं लेवल पर हो। क्योंकि अधिकतर जब सर्वे किया गया पता चला कि आपने भी ग्रेजुएशन नहीं किया है, केवल 1 को छोड़ करके, इसका मतलब आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं हो। या हो सकता है कि अभी आप मान लो कि अपीयरिंग हो और आप 3rd ईयर के अंदर हो, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म लगाया जा सकता है, क्योंकि आपका आने वाले समय में रिजल्ट आ जाएगा, तो अधिकतर लोग वहां पे मान लो लगाने वाले हैं। तो आपको एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, दिसंबर में आपका पेपर होने वाला है। तो बिना जीके के, बिना सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेगा आपको, छोड़ किसी को नहीं सकते हो आप, ये आज का समय है। और अगर आपने इसी समय पढ़ लिया ना, तो मान लो कि आने वाले समय में आपका पटवारी का पेपर होगा, इसी में होगा, वो ग्राम सेवक का होगा, तो एक अलग से पेपर होगा जो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या बताओ, इसमें कोई भी ऐड होगा और माइनस होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस ये है, सिलेबस यही रहेगा, इसका लेवल बदल जाएगा। अब मान लो कि पर्सन आपसे पूछेंगे आसान कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है, आसान प्रश्न पूछ लिया। फिर क्या पूछेंगे, आपको कोशिका के बारे में पूछ लेंगे कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है। ये हार्ड हो गया प्रश्न आपके लिए, समझ गए क्या आप? तो ये प्रश्नों का नेचर बदलेगा जैसे ही अपन आगे एग्जाम में जाएंगे, तो ये आपको ध्यान देना है, समझ गए आप? तो आपको क्या क्या ध्यान देना है, आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ये किसी और को नहीं बताइए, आपको स्वयं को पता है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट कितना कमजोर है। हो सकता है कि अधिकतर लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, तो मैं ऐसा महसूस कर सकता हूं, ये 100% सत्यता की बात नहीं है, कि हो सकता है कि आपका मैथ्स कमजोर हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हो सकता है आपका साइंस कमजोर हो सकता है आपका रीजनिंग कमजोर हो, कभी आपका आमना सामना उनसे हुआ नहीं होगा या कम हुआ होगा, तो आपको उनको अच्छे से बढ़ना होगा। और जो आपके नॉर्मल है उनको भी अच्छे से बढ़ना होगा, छोड़ना किसी को नहीं है, ठीक है। मेरे शब्दों को विराम दूंगा और ये माइक सूरज जी सर को थमाऊंगा और वो आपको वापस से मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद मेरी बातें सुनने के लिए। धन्यवाद संदीप जी सर। जैसा कि आपने बच्चों को अपने अच्छे शब्दों से उनको मार्गदर्शित किया, उसके बाद में आपके खांडल सर हैं जो जियोग्राफी पढ़ाते हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत आपसे कर लेंगे। उसके बाद में मैं थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर चर्चा करूंगा कि इस सिलेबस को पढ़ने के बाद आप कौन से एग्जाम राजस्थान के पास कर सकते हो, ठीक है। तो आइए सर।
सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्णा। अलायंस तैयारी कर लो परिवार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र खांडल जो शेखावटी सीकर से हूँ, राजस्थान और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो बात यह है कि जिस दिन आप तैयारी करने के लिए सोच रहे हो, यहाँ पे तैयारी करने के लिए आए हो, जो पहले दिन आपके साथ जो जोश और जुनून के साथ आते हो, जब तक आपका टारगेट ना मिले, जब तक आप उसी जोश और जुनून के साथ लगे रहे, तभी आपको सफलता मिलेगी। आप इसमें क्या होता है कि सुना होना कि अपनी जो जीभ होती है बिना हार्ड की होती है ना। लोग मिलते हैं कहीं रास्ते पे, क्या कर रहा है भाई? कोचिंग कर रहा है। अब जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, वो रोज आपसे पूछेगा। तो आपका जो टारगेट होता है, वो लक्ष्य होता है, वो अपने मन रखिए, अपने मन ही मन में रखिए उनको। और जब तक आपको टारगेट मिल जाएगा जिस दिन, वो लोग बोलना भी आपको बंद कर देंगे। जिस दिन आप बोलोगे तो अरे यार ये पढ़ने थोड़ी जाता था, ये करने जाता था, है ना। तो अब जिस दिन आपको सफलता मिल गई ना, जो बोले हाँ हमको तो पहले ही पता था, ये बहुत पढ़ता था, रोज सुबह जाता था, शाम को आता था, कोचिंग करता था, वहां कोचिंग करके आया था। तो उनकी लोगों की जो बातें होती है ना, उन बातों को अलग ही रहने दो। आप अपना जो लक्ष्य लेके चल रहे हो, उस लक्ष्य के प्रति अपनी ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। जब आपको सबसे ज्यादा सफलता उसी टाइम पे, जब आपको सफलता मिलती है तो बड़ी खुशी होती है ना। तो अपने घर वालों को जो सपना लेके आए हो आप यहाँ पे, उन सपनों को आप पूरा करो, है ना। जय हिंद। धन्यवाद सर, मार्क कर दी। तो अपने थोड़ी सी चर्चा करते हैं सीईटी के बारे में। है क्या, किस किस को पता है अभी सीईटी के बारे में? पता है क्या सीईटी है क्या? सीईटी की फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा। जिस तरीके से पहले रीट का एग्जाम हुआ करता था, पहले रीट 150 प्रश्नों का पेपर होता है, उसमें 60% अगर पास करते हो तो आप मुख्य परीक्षा में बैठते हो। तो वही है, एक तरीके का इंट्रेंस एग्जाम है और इस एग्जाम को पास करना जरूरी है। तो सबसे पहले इसके ऊपर अपनी थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि सीईटी है क्या। सीईटी है वो अब जो है आपके 2 भागों में इसको विभाजित कर दिया है। जैसे ये नोटिफिकेशन आया था पहले, तो सीईटी को 2 लेवल में डिवाइड कर दिया। पहला जो लेवल था वो 12वीं लेवल, 12वीं तक के स्टूडेंट है पहले लेवल में जा सकते हैं। और फिर जो डिग्री वाले जो है, जिनकी स्नातक हो चुकी है या स्नातक में अभी वो अपीयर है, अपीयर का मतलब कि 3rd ईयर का भी फॉर्म भर रखा है और उसका एग्जाम अभी आगे देंगे और उसके बाद में रिजल्ट आएगा, वो इसके अंदर अपना फॉर्म है वो लगा सकता है। तो 2 तरीके की है। अब जो 21 तारीख को यानी 4-5 दिन पहले जो सिलेबस आया था, वो इस स्नातक स्तर की सीईटी का आया था, यानी 12वीं वालों का जो है अभी भी पेंडिंग है। अब इस सिलेबस को देखकर अंदाजा यह लग रहा है कि 12वीं लेवल का जो सीईटी होगा उसमें भारत का जो जीके होगा वो थोड़ा हो सकता है नॉर्मल हो या कम हो या न हो, लेकिन इस वाले पार्ट में, डिग्री वाले पार्ट में तो राजस्थान भारत का जो जीके है वो फुल जोड़ दिया गया है ना। अब देखो, सबसे पहले यह जो परीक्षा है वो करवाती कौन है? यह जो परीक्षा है वो जो चयन बोर्ड होता है वो चयन बोर्ड करवाती है। हाँ, अधीनस्थ बोर्ड जो है वो करवाती है। तो पहला जो पेज आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, और यह जो विज्ञप्ति आई थी वो 21/9/2022 को विस्तृत विज्ञापन आया था। पूरी चर्चा अपने नहीं करेंगे, पूरी चीजें नहीं पढ़ेंगे और अपने जो काम की बातें हैं उनके ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला तो आपके सामने पात्रता परीक्षा निर्धारित ऑनलाइन आवेदन वो है वो शुरू कर दिए गए हैं। ये एक टेस्ट है जिसका ये सीईटी के थ्रू ही आया है। इसके बाद में देखिएगा जो स्नातक स्तर पर जो भर्तियां हैं, कौन कौन सी भर्ती है उसके अंतर्गत इस सीईटी को शामिल किया गया है। कहने का मतलब, आप अगर इन भर्तियों में बैठना चाहते हो, आपके सामने ये भर्ती दिखाई दे रही है, प्लाटून कमांडर है, जिलेदार है, पटवारी है, कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व है, पर्यवेक्षक है, महिला अधिकारिता और उप जेलर है, छात्रावास अधीक्षक है। अगर इन भर्तियों में अगर आप बैठना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है, आपको पहले सीईटी आपके पास होनी चाहिए कि मैं इंट्रेंस एग्जाम को पास कर चुका हूं, यानी प्री पेपर को पास कर चुका हूं। और जैसे आप प्री पेपर को पास करोगे
इनकी जो अर्हताएं होगी, इनकी जो योग्यताएं होगी, उस योग्यताओं के अनुसार आप अगली भर्ती में बैठ सकते हो। ठीक है, ये तो होगी पूरी आपकी जो ये पूरा चयन बोर्ड आपका करवाता है। ये समाज कल्याण विभाग की भर्ती होती है, ये कारागार अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती होती है। उसके बाद में समान परीक्षा स्तर के संबंध में सामान्य निर्देश, ये विज्ञप्ति आपने शायद पढ़ ली होगी। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप जाते हो तो उसकी विज्ञप्ति हमें पढ़ लेनी चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आपको भी पढ़ लेनी चाहिए ना। तो इसके बारे में देखो, समान परीक्षा स्तर से कम एक बार आयोजित की जाए, यानी यह जो सीईटी है 1 साल में कम से कम एक बार आयोजित करवाई जाएगी। तो यह जो सीईटी हो रही है वो इस साल पहली बार हो रही है राजस्थान में। इसका मतलब क्या हुआ, ये सीईटी का कंपटीशन तो थोड़ा हाई लेवल का होने वाला है। हाई लेवल का मतलब क्या है, जितने भी डिग्री धारी बच्चे हैं, चाहे वो साइंस वाला है, चाहे वो आर्ट वाला है, चाहे वो कॉमर्स वाला है, वो सब के सब फॉर्म फिल करेंगे। अंदाजन मैं तो ये समझता हूं 1 करोड़ फॉर्म भर सकते हैं। हो सकता है क्या गजानन सर? 50 प्लस तो पक्का ही है, निश्चित मान के चलना, क्योंकि डिग्री वाले तो इतने हैं। जो डिग्री आज से 5 साल पहले की है वो भी करना चाहेगा, डिग्री जिनकी ताजा हुई वो भी करना चाहेगा, अपीयर है वो भी करना चाहेगा। मतलब मान लेते हैं 50,000 के लगभग फॉर्म तो मान ही लो है, 50 लाख, हजार नहीं लाख। ठीक है, इसके बाद में देखो कंपटीशन तो हार्ड हो गया। अब ये नहीं है कि आप सारे पास हो जाओ तो हो जाओगे, उसमें क्या है, अगर उनकी जो योग्यताएं हैं उनको आप क्लियर कर लोगे तो पास हो जाओगे। उसके बाद में आप अपने अपने सेक्टर में जाओगे, मुझे प्लाटून कमांडर बनना है, मुझे पटवारी बनना है, मुझे महिला सुपरवाइजर बनना है, मुझे पर्यवेक्षक बनना है, मुझे आपका छात्रावास अधीक्षक बनना है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, ये इनकी जो विज्ञप्ति में पूरा विज्ञप्ति, 1 मिनट वो बताता हूँ कौन सा, हाँ पहले देखो, यहां पर देखो आगे जो मान लो जैसे कि ये जो पोस्ट बताई गई थी, 1 मिनट रुको, यहां पर ये जो पोस्ट बताई गई थी, इन पोस्टों की 15% जो रिक्तियां, आपकी जो रिक्तियां, उनके 15% ज्यादा जो लोग हैं वो पास करे जाएंगे। ये देखो कि विज्ञप्ति रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी पास करे जाएंगे। मतलब एक सीट है उसके ऊपर कितने लोग पास किए जाएंगे, 15 लोग, समझ गए, 15%। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। आगे देखो, और थोड़ा सा परीक्षा का शेड्यूल वगैरह देखते हैं उसमें क्या आता है। और आपकी जो ओटीआर के थ्रू, आपकी जो एसएसओ आईडी है उसके थ्रू फॉर्म भरा जाएगा। और ये कोई नई बात है नहीं, पिछले जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो इसी तरीके से भरे जा रहे हैं। आपकी एक एसएसओ आईडी जनरेट होती है, अगर नहीं है तो नहीं बन जाएगी। उसमें आपके मोबाइल नंबर पर 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका हो जाएगा। ये है, इसमें आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के थ्रू आपका ये फॉर्म भरा जाता है। शुल्क के बारे में भी आपको यहाँ पर बताया गया, आगे बता दिया जाएगा। है चले बस बताऊं तो 1 मिनट को, ये रिक्तियां भी यहाँ पर दी गई है। अभी जो पद दिए गए हैं, जो मैंने अभी बात करी है, उसके संभावित जो पद है वो ये है। हर पोस्ट के संभावित पद भी दिए गए हैं, पद ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम तो ये है ही है। इसके अलावा जो अधिक जो पोस्ट हैं वो इनसे ज्यादा हमारी निकल सकती है, आपको ध्यान में रखना है। पेपर का शेड्यूल क्या रहने वाला है फिर अपने इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो पूरी योग्यताएं हैं आपको बताई गई है, कौन से विभाग की कौन सी योग्यताएं आपको है, उम्र वगैरह देखो। ठीक है, विज्ञप्ति देख लेना। पटवारी बनना है तो उम्र आपका क्या क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दिया गया, यानी सब वैकेंसियों का। उसके बाद में देखो, जिलेदार में भी 18 से 40 है, प्लाटून कमांडर में 20 से 40 है, और राजस्व मंडल की तहसीलदार ये जो है वो 21 से 40 है। लगभग 18 से 40 एज आपकी बताई गई। क्यों बताई गई 18 से 40? इसलिए कि यह आपका डिग्री स्तर पर चालू हो रहा है, तो बच्चा 18 साल का जब हो जाता है लगभग, तो वो डिग्री को कंप्लीट कर लेता है। ये 21 से 40 है, ये आपका छात्रावास अधीक्षक जो है। आयु के बारे में भी हमने बात कर ही ली है। छूट वगैरह जो मिलती है मूल निवासी को, SC ST को, OBC महिला को जो छूट मिलती है, AWS को, वो छूट भी उसके अंदर दी गई है, ये यहां पर देखो। ठीक है, NCC वालों को भी छूट मिलती है। ये पूरी विज्ञप्ति आप अच्छी तरीके से देखो। अब परीक्षा जो आपका ऑनलाइन आवेदन है उसके बारे में देखो। 22
9/2022। 21 तारीख को विज्ञप्ति आई थी और 22 तारीख से फॉर्म चालू कर दिए थे। 1 महीने भरे जाएंगे, पूरे 1 महीने। अगले 21 तारीख तक ये जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो आप जिन जिन ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भी भर लेना। ये टाइम भी आपको बताया गया अच्छी तरीके से, बाद में वेबसाइट पर बंद कर दी जाएगी। परीक्षा का आयोजन, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक, ये जो आपकी परीक्षा की जो तारीख है वो पहले से आपको दे दी गई है। नो डाउट छोड़े, इतने दिनों के बाद में विज्ञप्ति आई है तो फॉर्म भरने की तारीख और फॉर्म भरने के साथ साथ में परीक्षा की तारीख भी आपको दे दी। पहले संभावित तारीख दी हुई थी इसकी दिसंबर, पहले इसको दिसंबर तक बताया गया था, लेकिन अब है 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी, 3 दिनों के मध्य में 6, 7, 8, 9 4 दिनों में क्या करवा ली जाएगी, सीईटी की परीक्षा पूरे राजस्थान स्तर पर करवा ली जाएगी। ठीक है, आवंटित केंद्रों की सूचना वो पूरे बोर्ड की जो साइट है। अब ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करके उन्होंने बताई है। कौन सी बात है? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो अब पिछले कुछ एग्जामों में चल रही है। जानते हो क्या नॉर्मलाइजेशन क्या है? यह सामान्यकरण की प्रक्रिया कि अब जैसे जितनी पारियों में पेपर होगा ना, 1, 2, 3, 4 दिनों का मतलब है 8 पारियां। एक दिन में 2 पारियां होनी है और 4 दिनों का मतलब है 8 पारियों में 8 भागों में डिवाइड करेंगे। अब पहली पारी में कई बार होता देखा होगा, राजस्थान पुलिस का पेपर एक पारी में तो हल्का आ गया और उसी दिन दूसरी पारी में इतना हेवी आ गया कि बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा था। कंप्यूटर वाले कृष्ण गुरुजी एक पेज के प्रश्न थे, अब बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा था। और पहले वाले में ऐसा था, नॉर्मल पूछ लिया, इसका उत्तर सामने ही पड़ा है। अब दोनों में समानता लाने के लिए, बराबर करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मतलब क्रिकेट आप देखते हो, किस किसने क्रिकेट देखी है? जब बारिश आ जाती है बाद में डकवर्थ लगा दिया जाता है, वही डकवर्थ ल्यूइस का नियम है। ये पता ही नहीं चलता कि 100 रन होते हैं और उसको 5 ओवर में डिवाइड करेंगे, पर ओवर के हिसाब से नहीं, उनका डकवर्थ और ही कुछ होता है। 1 ओवर में 25 रन बनाने हैं जी। ठीक है, जितने जितने ओवर कम होते जाते हैं उतना रन की जो रेट है वो बढ़ती जाती है। वही डकवर्थ ल्यूइस का नियम है अपने एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का। तो ये थोड़ा सा आपको अपने माइंड में सेट करके रखना होता है। और उसके बाद में प्रवेश पत्र वगैरह साइड पर दे दिए जाएंगे। योग्यताएं वगैरह आपको यहाँ पर पूरी ध्यान में बता दी गई है। ऑनलाइन आवेदन के निर्देश वगैरह ये भी आप देख लेना। बहुत बड़ी विज्ञप्ति है, ये श्रुत लेखन की हमें आवश्यकता है नहीं, जो हैंडीकैप्स वगैरह होते हैं उनके लिए है। और उसके बाद में देखो, ठीक है, गलत सूचना प्रस्तुत करने पर उनकी भी रोकथाम करी गई है। ये देखो, अब जो आपकी परीक्षा की जो स्कीम है, परीक्षा का जो पूरा शेड्यूल है वो आपको बताया गया। कौन कौन सा सिलेबस लगेगा, कितने नंबर का पेपर होगा। देखो यहां पर प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 150, 150 प्रश्न होंगे और 300 मार्क्स होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा। रेट में भी क्या होता है, एग्जाम होता है 150 प्रश्नों का, और वो भी एक कौन सी परीक्षा होती है? पात्रता परीक्षा होती है या नहीं होती? जानते हो रेट को? अब उसी तरीके से ये भी पात्रता परीक्षा और 150 प्रश्नों के। तो अंदाजा मैं ये लगा रहा हूं कि अगर हमें पेपर को पास करना है तो कम से कम कितने प्रतिशत? 60% मार्क्स हमें लेके आने पड़ेंगे। 300 के 60 कितने हो गए? 180 मार्क्स हो गए। यानी अगर अपने लगभग 180 मार्क्स अगर अपने लेके आते हैं तो हमारी हो सकता है सीटी पास हो जाए। हालांकि ऐसा अभी बताया नहीं गया है, हम अंदाजा ही लगा रहे हैं इस हिसाब से। अब देखो ये जो परीक्षा है, ये जो पूरा सिलेबस है उसको अलग अलग तरीके से आगे देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखो सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और सभी प्रश्न के अंक एक समान होंगे। मतलब 150 इंटू 2 300 हो जाएंगे आपके। और ये देखो यहाँ पर आपको बता दिया गया, इसमें क्या नहीं किया जाएगा? नकारात्मक अंक नहीं किया जाएगा। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। नहीं तो सही वाले भी लेके चले जाते हैं ये नकारात्मक अंकन, क्योंकि पात्रता परीक्षाएं होती है जिसमें नेगेटिव मार्किंग से बचा जाता है, नकारात्मक अंकन से बचा जाता है। जितनी भी अभी तक पात्रता परीक्षाएं हुई है, चाहे सेंट्रल लेवल की बात करें चाहे राजस्थान लेवल की बात करें, सब में क्या होता है? नकारात्मक अंकन नहीं किया जाता है। ये यहाँ पर लिखा गया, तो यहां से तो आप श्योर हो जाना। अब अपने चलते हैं सिलेबस के बारे में। पाठ्यक्रम का पूरा विवरण है। अगर आप इस सिलेबस को पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो,
तो मैं तो ये समझता हूं कि आप क्या कर सकते हो, RS प्री का एग्जाम तो पास तो निश्चित है। गजानंद जी बताओ, क्योंकि पूरा भारत का कुछ भी नहीं छोड़ा है, राजस्थान का कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, देखो मेंस भी हो जाएगा लगता है, थोड़ा सा समाजशास्त्र वगैरह जो और चीजें वो पढ़नी पड़ेगी, वो भी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल है, सीधा लिखा है विशेष बल। विशेष बल के साथ में आपको पढ़ना है के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। तो भाई राजस्थान को इतिहास भारत के इतिहास से भी बड़ा लगता है मुझे तो, है ना, है बड़ा। अब राजस्थान का इतिहास है, उसके साथ साथ में भारत का इतिहास है, उसका भी विशेष बल है। क्या क्या चीजें आएंगी, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। क्या है महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं से लेकर 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जो आंदोलन हुए थे सुधार करने के लिए 19वीं शताब्दी से लेकर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं हैं उनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता, यानी जो बड़े बड़े महापुरुष लोग रहे और उनका योगदान क्या है भारत में, उनके बारे में पूछिए। और फिर ये देखो 1857 की क्रांति, राजस्थान का योगदान, और राजस्थान में जनजाति, किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण और प्रजामंडल। देखो ये पूरा जो राजस्थान वाला पार्ट जो है हमने पूरा कर लिया है। हमारे जो पहले वाले बैच चल रहे थे, भारत का हमने शुरू नहीं किया था। क्यों नहीं किया था पता नहीं था, भी आएगा या नहीं आएगा, लेकिन शुरू तो करना था। अब हमने शुरू कर भी दिया, जैसे ही सिलेबस आया हमने उसको शुरू भी कर दिया है, पॉलिटी शुरू कर दिया है। फिर यहाँ पर है स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, राष्ट्रीय जो राष्ट्र आंदोलन है, राष्ट्रीय एकीकरण जो हुआ है, राष्ट्रीय एकीकरण, और उसमें भारत का एकीकरण भी, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में जो सांस्थानिक निर्माण और विज्ञान एवं तकनीकी का जो विकास है वो किस तरीके से हुआ। ये देखो कितना, मतलब अब RS तो इसके लिए छोटी हो जाएगी, इतना बड़ा सिलेबस है ये। इसके बाद में देखिए राजस्थान का इतिहास, और ये तो आप हमेशा ही पढ़ा करते हो, शायद हमारे ये भी टॉपिक जो पूरे हो चुके हैं राजस्थान वाले संदर्भ में, उस बैच में। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट सभ्यता। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, प्रमुख राजवंश है और उनकी प्रशासनिक, और ये सब आयाम वगैरह हो चुके हैं। स्थापत्य कला की विशेषताएं, किले है, स्मारक है, कलाएं हैं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प है, ये कल्चर का पार्ट है। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, किताबें, ये सारी हो चुकी है, बोलियां हो चुकी है। मेले, त्योहार, लोकगीत, ये अपने जुड़े हुए हैं, ये हर पेपर में होते हैं। ये मान के चलना राजस्थान का हर एग्जाम जिसमें ये न हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। राजस्थानी संस्कृति और परंपरा और विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, जैसे बीकानेर का दुर्ग हो गया, या बीकानेर की कोलायत झील हो गई, या जो भी ऐतिहासिक चीजें जितनी भी है, ठीक है। और राजस्थान का पूरा एकीकरण, भारत का एकीकरण है, और भारत के साथ साथ में राजस्थान का पूरा एकीकरण दिया गया है। यहीं से शुरुआत होती है शायद एकीकरण से इतिहास की। अच्छा ऐसे है क्या, भारत का भूगोल, ये और कमी थी, ये और जोड़ दिया। अब राजस्थान का तो हम पढ़ ही रहे थे, लेकिन अब भारत की अक्षांश, देशांतर, जलवायु, ये सारी चीजें अपने आप के साथ में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। भारत भौतिक स्वरूप जो है, पठार है, पर्वत है, मरुस्थल, मैदान, सारे आगे। जलवायु और मानसून तंत्र आ गया, नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव जंतु अभयारण्य, इनके अंदर भी बहुत कुछ है। नहीं कोई बात नहीं, आएगा वो तो सारी बात कर ही लेते हैं, ये सारे नए के नहीं है, उनको शायद राजस्थान के। गेहूं है, चावल है, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, सारी चीजें आ गई। खनिज पूरा आ गया आपके, ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत आ गए, उद्योग आ गए आपके, औद्योगिक प्रदेश आ गए, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन आ गया, और उनके व्यापार आ गए। तो मतलब छोटा तो कुछ है नहीं, इनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये नहीं है कि भारत का भूगोल है तो थोड़ा सा ही है, बहुत बड़ा भूगोल है ये, ठीक है। बाकी ये भूगोल वाले सर बता देंगे आपको। और राजस्थान का जो भूगोल है, ये देखो राजस्थान का भूगोल का मतलब क्या है, सारी चीजें। भू आकृति प्रदेश, तो हमें तो सामान्य परिचय से लगना पड़ेगा और लास्ट तक हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। जलवायु दशाएं हैं, मानसून तंत्र है, जलवायु है, वो जो भारत में था वो यहाँ पे है पूरा का पूरा, वो भारत स्तर पर है, ये राजस्थान पर स्तर पर है। जितने भी चीजें होती है वो सारी इसके अंदर, वहां भी पर्यटन है, यहाँ भी पर्यटन है, वहां भी यातायात था, यहाँ भी यातायात था, पूरे NH वगैरह, राष्ट्रीय राजमार्ग है, रेल मार्ग और वायुयान हो रहा है। हवाई कहाँ से उड़ती है,
ठीक है, रेल पहले कब आई कब नहीं आई वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। और राजस्थान पर विशेष बल के साथ, फिर से ये नया ही सिस्टम चालू किया भाई, जो सिलेबस बनाते हैं, विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटी है, राज व्यवस्था है पूरी, पॉलिटी विशेष बल के साथ में है। तो ये एग्जामिनर आपसे क्या करेंगे, लाइव वाले बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट करिए तो भैया कमर कस लेना है ना। भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, उद्देश्य क्या, यानी पूरा भारत का जो संविधान है उसमें उद्देश्य का क्या है, उसकी प्रस्तावना क्या है, पूरी सारी चीजें हैं। ये संविधान सभा का गठन वगैरह, भारतीय संविधान की विशेषता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अब तो भारतीय संविधान जब पढ़ा जाएगा, पूरा जो अनुच्छेद है आपके पढ़े जाए तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद और उच्चतम न्यायालय वगैरह सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, हाँ एक लाइन का नहीं है, ये तो बहुत बड़ा है। छोटा कुछ है नहीं। फिर संघीय राज व्यवस्था है, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग है, पूरा जो चुनाव वगैरह होते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल और मानवाधिकार आयोग, स्वायत्त शासन, पंचायती राज, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त एवं राज्य निर्वाचन आयोग, ये राजस्थान स्तर पर आपके। तो सारी चीजें हैं भारत और राज्य स्तर पर। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सबसे बड़ा थोड़ा टफ रहता है, थोड़ा सा टफ है, आजकल एग्जाम में यही पूछा जाता है। इको आपकी जो होती है, पूरी जो बजट है, बैंकिंग है, तो आपके कॉमर्स वालों के लिए थोड़ी सी क्या है, ये आसान होती है। कॉमर्स का स्टूडेंट है क्या इसमें आप में से कोई? सब आर्ट वाले हो क्या? फिर तो आप कवर कर लोगे, आर्ट वाले हो तो फिर तो इसको तो कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगी। पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह है, ई कॉमर्स, कृषि, उद्योग, व्यापार, ये सारी चीजें कुछ तो शायद आपकी जियोग्राफी में ऐड हो जाएंगी, ये सारी चीजें ना। उसके बाद में आती है आपकी राजस्थान की अर्थव्यवस्था, वो तो भारत की थी, अब राजस्थान की ओर आ गई। ठीक है, ये अब राजस्थान की जितने भी चीजें हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, प्रमुख फसलें हैं, कृषि आधारित उद्योग है। शायद ये गुरुजी आ जाएगा, खंडल सर कहाँ गए क्या? ठीक है, ये आपकी शायद जो जियोग्राफी है उसके अंदर शायद ये जो टॉपिक है, कृषि है, फसलें हैं, कहाँ से उत्पादन ज्यादा होता है, वहां बेचेंगे तो हमें कितना उत्पादन मिलेगा, ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी। ठीक है, सिंचाई में जब हम नहर प्रणाली वगैरह, झीलें, नदियां वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें ये आ जाएंगे। भूमि जो होती है, ये भी सारी की योजनाएं वगैरह, ये सारी जियोग्राफी के अंदर शामिल है। हालांकि उनको अलग से लगाया गया, ये जियोग्राफी का ही विषय आपका होता है। गरीबी और बेरोजगारी की अवधारणा क्या है, ये सारी चीजें भी हम जानेंगे। कारण, निदान, वर्तमान, फ्लैगशिप योजनाएं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, कमजोर वर्ग के लिए प्रावधान है। उसके बाद में कल्याणकारी योजनाएं, जो योजनाएं चलती है राजस्थान में, जैसे अन्नपूर्णा योजना है, अंत्योदय योजना थी, योजनाएं वगैरह है। और ये जो आपका नरेगा जो चल रहा है उसके बारे में, कब से चालू हुआ, कब से चालू नहीं हुआ, कब से उसके साथ में अम जोड़ा गया, ये सारी जानकारियां ये हम, और 73वां जो संशोधन है आपका राजस्थान के संदर्भ में, उसके बारे में सारी चीजें आपकी यहाँ पर ये आ चुकी है जी, आपकी साइंस। ठीक है, जिसको जनरल साइंस मान लो या फिर कोई सी भी साइंस मान लो, हो सकता है अगर आप बैकग्राउंड से नहीं हो तो ये सारी चीजें आपके लिए सब नई होगी। ठीक है, क्योंकि हमें अच्छी नहीं लगती थी साइंस 10वीं क्लास में भी, तो हो सकता है अब भी ना लगे। तो संदीप जी भी गए शायद, यहाँ खड़े हो क्या? संदीप जी, कितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का थोड़ा सा बताओ है? तो इसमें थोड़ा सा बताओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्या है थोड़ी। देखो, ये जो टॉपिक है ना, यहाँ पे जो भी टॉपिक दिए हुए हैं ना, वो ना तो जनरल साइंस के पूरे हैं। यहाँ पे देखो एक बार, आप क्या लिखा हुआ ऊपर, प्रौद्योगिकी। मतलब कहने का मतलब, आप अगर RAS का सिलेबस देखोगे, अगर आप SI का सिलेबस देखोगे, तो आपको ये सिलेबस एज इट इज वहां मिल जाएगा। हो सकता है कि वहां पर ये कम मिल जाए थोड़े से, ठीक है, लेकिन ये एज इट इज टॉपिक आपको मिलेंगे, कोई आपको फर्क नहीं मिलेगा। ये टॉपिक अपना कहाँ का है? ये अपना टेक्नोलॉजी का है, दिख रहा होगा आपको। ये टॉपिक अपने RAS में आता है। कहाँ आता बताओ? RAS में। अब कहाँ पढ़ना पड़ेगा? CET में पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, ये सैटेलाइट कहाँ आते हैं? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ाया कहाँ पर, जनरल साइंस में। इसका मतलब ये आता कहाँ है? ये आता कहाँ पर है? RAS में। मतलब ये आता कहाँ पे? टेक्नोलॉजी वाले आते हैं।
फिर अपने बात करें विद्युत धारा, उष्मा, कार्य एवं ऊर्जा। ये टॉपिक किसका है? ये टॉपिक है भौतिक विज्ञान का। नाम सुना होगा कभी आपने जीवन में? नाम तो सुना ही होगा, फिजिक्स है ना, भौतिक विज्ञान, ये अपना भौतिक विज्ञान का टॉपिक है। अगर अपन नीचे आएंगे, आहार, हम लोग रोज क्या खाते हैं, कितना खाना चाहिए, उसके बारे में। आहार एवं पोषण, नाम तो सुना ही होगा आपने कि हमें रोजाना कितना खाना चाहिए, कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, क्या क्या अपना न्यूट्रिएंट्स है। अगर सोडियम अपन खा रहे हैं, अगर अपन लोहे के रूप में खा रहे हैं, तो हमें उसका काम क्या है। ब्लड ग्रुप के बारे में जानते होंगे आप, ठीक है, और आरएच कारक के बारे में जानते होंगे। ये किसका टॉपिक है बताओ? ये बायो का टॉपिक है। किसका है? बायो का। आगे चले, स्वास्थ्य देखभाल। इसका मतलब अगर अपन जो भी खाना खा रहे हैं, अगर अपन ज्यादा खाएंगे कम खाएंगे तो बीमार तो होंगे, बस ऐसी बात है। इसका मतलब जो बीमारी है वो वायरस से आ रही है या बिना वायरस की आ रही है या किसी पशुओं से फैल रही है। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे रोग है जो पशुओं से फैलते हैं। कुछ चमगादड़ से फैल रहे हैं, कोई सुअर से फैल रहा है, कोई गाय से फैल रहा है। फैल रहे कि नहीं फैल रहे? उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पशुजन्य रोग बोलते हैं, जूनेटिक बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताओ, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, मैं रियल बताऊं ना, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। यहाँ पे ऊपर क्या दिया इन्होंने? टेक्नोलॉजी दे दी। यहाँ पर उन्होंने क्या दिया? फिजिक्स दे दी। चाहे उन्होंने 2-3 टॉपिक दिए हो, लेकिन दिए हैं। इधर उन्होंने क्या दे दिया? बायोलॉजी दे दी दोनों में। यहाँ पे देखो क्या दिया इन्होंने, यहाँ पर उन्होंने एनवायरमेंट दे दिया। क्या दे दिया बताओ? एनवायरमेंट। मतलब इन्होंने देखो शब्द क्या लिखे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। मतलब यहाँ पे एनवायरमेंट वाला सब्जेक्ट भी है और यहाँ पर इकोलॉजी भी है। नाम सुना होगा आपने, एनवायरमेंट और इकोलॉजी, ये दोनों है। इसका मतलब ये ब्रॉड सिलेबस है, छोटा मोटा सिलेबस नहीं है। आगे अगर अपन बात करें, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे जल संसाधन होते हैं, जैसे नदियां होती है, तालाब होते हैं, झील होती है। उनको कैसे बचाया जाए, तो उनके संसाधन के लिए देखो, संरक्षण के लिए, और उनका विकास कैसे करें, उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। समझ गए आप? और इवन जल संसाधन ही नहीं, हमारे पास यहाँ पर आता है ऊर्जा संसाधन, हमारे पास यहाँ पर आता है खनिज संसाधन। ऐसे बहुत सारा टॉपिक है। ये एक दिन का टॉपिक नहीं है और इतना छोटा टॉपिक नहीं है, ये ब्रॉड टॉपिक है, ये लंबा चलता है। ये जैव विविधता, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कोमा। उसके बाद में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, और ये इनको अलग करना था। लेकिन पता है क्या होता है, कई बार अगर यहाँ पे ये लिस्ट कम रहेगी ना, 1 2 3 4 10 ऐसे 10 रहेगी, तो लोगों को लगेगा साइंस का सिलेबस कम है, ऐसा लगेगा। लेकिन उन्होंने देखो कितना गेम खेला है। जैव विविधता यहाँ पे लिख दिया, फिर इसी लाइन में उन्होंने क्या लिख दिया? प्राकृतिक संसाधनों का। मतलब ये 2 टॉपिक थे, उन्होंने एक ही लाइन में लिख दिए। हमें क्या लगेगा? एक ही टॉपिक है ये लगेगा। फिजिक्स में देख लो आप, ये एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग टॉपिक है। समझ गए आप? अलग अलग टॉपिक है। इन्होंने कोमा दे दिया, लोगों को लगेगा कि ये एक ही टॉपिक है, जबकि एक नहीं है। इसके अंदर भी 2-3 दिन लगेंगे, इसके अंदर 3-4 दिन लगेंगे, इसमें 5-7 दिन लगेंगे। ये टॉपिक है, बताओ आप, छोटे नहीं है। आगे अगर अपन बात करें, जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व है। जानते हो कि इसके अंदर क्या आएगा? हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था एक टॉपिक, यही एजिटेज टॉपिक आपने पढ़ा था। जैसे मान लो कि आपने नाम सुना होगा मुर्गी का, आपने नाम सुना होगा रेशम कीट पालन, सुना है क्या आपने? उनका आर्थिक महत्व क्या, उनसे हमें क्या फायदा होता है। जैसे अगर अपन मुर्गी पालते हैं तो हमें फायदा तो होगा ना, तो उसके बारे में हमें बताना होगा। फिर हम बात करें पादपों के बारे में। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो औषधीय पादप होते हैं। जैसे मैं बात करूं अश्वगंधा, तुलसी, उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, उनका वैज्ञानिक नाम पढ़ना पड़ेगा, उनका क्या क्या यूज है, उनसे क्या क्या औषधियां बनती है, वो हमें पढ़नी पड़ेगी। जैसे आपने नाम सुना होगा अश्वगंधा, क्या पहली बार सुन रहे हो क्या नाम? ये नाम आपने पहली बार सुना है? जिसका बीपी हाई होता है, जिसका बीपी लो होता है, उनको डॉक्टर ये सलाह देता है कि ये प्राकृतिक अपने पास प्रकृति से मिलता है, ये अपन को लेना चाहिए। उसके बाद में कृषि के बारे में सोचिए, अभी तक ये सिलेबस में कहीं नहीं था, लेकिन अब कृषि भी आएगा। आपको उद्यान कैसे करना है, खेती बाड़ी कैसे करनी है, वो भी सिखाएंगे आपको। यहाँ पर देखो वन के बारे में, पशुपालन के बारे में, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के अंदर कहां पर कितना योगदान है साइंस का, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अमल छाप, ये किसके टॉपिक है? ये केमिस्ट्री के हैं। देखो क्या क्या सब्जेक्ट है अपने पास, टेक्नोलॉजी आ गई, फिजिक्स आ गई, बायोलॉजी आ गई, केमिस्ट्री आ गई, एनवायरमेंट आ गई। अब यहाँ पे जो टॉपिक है नहीं है, ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो जियोग्राफी के भी होते हैं, जियोग्राफी के भी होते हैं, और कुछ टॉपिक यहाँ पे साइंस के भी है। हाँ, ये एग्रीकल्चर वाला है, यही तो बता रहा हूं आपको, ये एग्रीकल्चर वाला है, समझ गए क्या आप?
इसका मतलब ये कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने सीईटी को अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपको और किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, ये तो श्योर हो गया। आगे भी आपको अच्छे से नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आपने अब अच्छे से पढ़ लिया तो। अगर आपने अब अच्छे से नहीं पढ़ा तो बार बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो एक बार बड़ी अच्छे से काम हो जाएगा आपको। लीजिए सर। आगे वाला देखिए है क्या, इसमें आगे है रीजनिंग और तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता 20। हाँ, इसमें मैथमेटिक्स है। देखो मैथ का अलग से वैसे सीटी में कुछ नहीं लगाया गया, लेकिन शायद यहाँ से ट्राइंगल यहाँ से शायद है ना सर, ये मैथमेटिकल यहाँ से, ये देखो यहाँ से लेकर बच्चे कुछ ये कह रहे थे सर मैथ हमें इतनी पढ़ा दी, मैथ तो लगा ही नहीं है। लेकिन जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसके ये वाले जितने भी टॉपिक है ये सारे क्या मैथमेटिक्स के हैं। ये एडवांस मैथ है या मैथ के जितने भी पार्ट होते हैं हम इससे अपरिचित हैं। जो साइंस अपने मैथ वाले सर अरविंद सर है, शरद सर पढ़ाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये भी सिलेबस कोई हल्का नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है रीजनिंग के, लेकिन उनका टाइम बहुत लगता है इनमें भी करने में। और उसके बाद में देखिएगा लैंग्वेज आ गई, ये हिंदी आ गई। जो हाँ हिंदी जो व्याकरण है इसमें भी कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। इस व्याकरण को पढ़ लोगे सेकंड ग्रेड की व्याकरण हो जाएगी। और मैं तो एसआई की हिंदी व्याकरण मानता हूं सबसे तगड़ी वाली हिंदी व्याकरण। एसआई जानते हो, एसआई में सबसे भयंकर वाली हिंदी व्याकरण आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सवाल जो है 100 आते हैं, क्वेश्चन जो है वो 100 आते हैं, और सबसे बढ़िया सिलेबस होता है आरपीएससी देती है एसआई एग्जाम में, तो उससे भी बढ़िया सिलेबस दिया गया। संधि है और उनका विच्छेद है, फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण कारक और अव्यय, समास, समास के भेद स्पेशल लिखा है। पहले तो समास लिखा जाता था, अब समास भी है, उसका भेद भी है, और समस्त पदों की रचना करना कैसे की जाती है और उनका विग्रह कैसे किया जाता है वो भी है। उपसर्ग और प्रत्यय दिया गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द, ठीक है, ये याद करने वाला होता है। अब यहां पर देखिएगा सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपकी पूरी वर्ण व्यवस्था, वो यहाँ पे आगे डाला गया। पूरी वर्ण व्यवस्था जो है, पूरी वर्णमाला जो है आपकी इसमें शामिल करी गई है। उसके बाद में आपका विराम चिन्ह लगाया गया है। परिभाषिक शब्दावलियां कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में शब्दावलियां जानते हो, पीछे के एग्जाम में ये ट्रेंड ही रहा है, सब एग्जाम में परिभाषिक शब्दावलियां ऐड करी जा रही है, ठीक है। तो वो भी आपको याद करने ही रहेंगे। शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, और आपको ये मानकर चलना चाहिए कभी भी ग्रामर को पढ़ो जहां पर वाक्य शुद्धि का टॉपिक लगा हो, इसका मतलब क्या होती है, पूरी व्याकरण आप पढ़ो। जब हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें 10 से 20 टॉपिक आएंगे, लगभग 20 टॉपिक, तब वाक्य शुद्धि होगी, नहीं तो होगी नहीं। वहां पर संज्ञा आनी चाहिए, सर्वनाम आना चाहिए, क्रिया आनी चाहिए, विशेषण आना चाहिए, लिंग वचन आने चाहिए, कारक आने चाहिए, बहुत सारे टॉपिक आपको आने चाहिए। लोकोक्ति और मुहावरे याद करने होते हैं। ये देखो अब यहाँ भी देखो पॉलिटी ऐड कर दी, यहाँ पर पूरा का पूरा जो भाषा का चैप्टर है वो आपको जोड़ दिया गया। तो अब यानी आज से पहले हम भाषा नहीं पढ़ाया करते थे, ठीक है, पिछले वाले 5 बैच में मैंने भाषा नहीं पढ़ाई है, लेकिन यहाँ से आपकी जो क्लास होगी भाषा से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले भाषा के बारे में पढ़ेंगे, फिर वर्ण व्यवस्था, धीरे धीरे करके आगे। और ये जो कार्यालय पत्र है वो पहले केवल और केवल एलडीसी का जो एग्जाम हुआ करता था ना, उस एग्जाम में ये कार्यालय पत्र वगैरह लगाए जाते थे, अब इसमें भी कार्यालय पत्र लगा दिए गए। तो कहने का मतलब तो ये है कि आप राजस्थान की हर वैकेंसी के लिए आप अपना दावा ठोक सकते हो, अगर इस सिलेबस को, अगर पूरे विषयों के सिलेबस को आप पढ़ सकते हो तो, ठीक है। उसके बाद में देखो ये अंग्रेजी है, पूरी जनरल आपकी साइंस जो आपकी अंग्रेजी है वो है, ठीक है। ये सर बताएंगे, मेरे से ऊपर है, वन वर्ड वगैरह जो है। 2 टीचर पढ़ाते हैं इनके, एक किशोर सर जो आपने नाम सुना होगा बीकानेर में, और एक शरद सर जो है जो इंस्पेक्टर हैं वो आपको ये पढ़ाते हैं पूरा। दोनों अपने अपने पार्ट्स हैं, उन्होंने डिवाइड कर रखा है। उसके बाद में देखो ये राजेश सर बताओ थोड़ा सा कंप्यूटर में क्या आया है। ये राजेश सर पढ़ाते हैं, पूरा कंप्यूटर का पार्ट है। देखो सर ने सभी ने डरा दिया, इतना सिलेबस है। सिलेबस कौन कौन सा नहीं है? संस्कृत नहीं है, कौन सा नहीं है? पहले खुश हो जाओ, संस्कृत सोच रहे हैं और है आरएससी बन जाते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ोगे तो तभी वह कंपटीशन हार्ड है। सबसे पहले तो कौन सा नहीं है? संस्कृत। खुश है ना, थोड़ा एक सब्जेक्ट तो हटाए। और कंप्यूटर का कुछ ये नहीं करना, बड़ा है, हल्का सा टॉपिक है। अगर आप फंडामेंटल, आजकल तो क्या है, मोबाइल यूज करते हो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, बस वही है। एक नया हल्का सा आप लोगों के लिए एक नया पॉइंट यही रहने वाला है, एमएस ऑफिस।
और तो पूरा का पूरा यहां से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये जो आप मोबाइल में यूज करते हो ना रोजाना, वही है। डरने वाले, मैं नहीं डराऊंगा, इतना बड़ा है, इतना है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, मैं तो ये कह रहा हूं। हाँ, पढ़ना है तो अच्छे से, बस इतना अगर अपने दिमाग से अच्छे से पढ़ेंगे तभी बात बनेगी। छोटा टॉपिक है, कोई बड़ा नहीं है, बस वैसे टाइम तो ज्यादा लगेगा लेकिन पढ़ने में हमारे हार्ड क्यों नहीं रहेगा। आजकल मोबाइल यूज करते हैं, पता है सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या है, ये कैसे प्रोसेस करता है, तो नॉर्मल छोटी छोटी चीजों का ज्ञान होता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं अगर इसका, देखो पर्सन सभी के बराबर आएंगे, ये नहीं कि हिंदी ज्यादा दे दी, साइंस ज्यादा दे दी, इंग्लिश ज्यादा दे दी, मैथ ज्यादा दे दिया, जीके ज्यादा दे दिया, ऐसा नहीं। नंबर आएंगे वो पार्टीशन में बराबर आएंगे। 150 नंबर का है ना सर ये टोटल, और 150 क्वेश्चन 300 का है, तो 300 का है तो बराबर बराबर। अगर एक सब्जेक्ट के 20 आ रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट के 20-20 ही आएंगे। तो मैं ये 20 नंबर तो आप, मतलब ये जो 20 क्वेश्चन आएंगे या 15 क्वेश्चन आएंगे, मैं आपका इतना कंफर्मेशन करता हूं कि आपके पक्के हैं। क्यों है? सीधी सी बात, अपन यूज करते हैं, अपना काम हो जाएगा, कुछ ज्यादा मैटर है नहीं। तो लास्ट में जो आपको दिख रहा है वो तो करंट अफेयर है, ये तो खुद को अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। पूरा 2020 का जो है ना सेशन, आपका जो ये 2022 का सेशन, जितनी भी प्रमुख घटनाएं हैं, चाहे कि खेल से संबंधित है, चर्चित व्यक्तियों से संबंधित है, स्थान है या संस्थाएं हैं, लंपी रोग चल रहा है, कोरोना वायरस गया था, इन सब से आपकी और राजस्थान और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं जो होती है, ये सारी आपसे, तो करंट अफेयर तो शुरू कर ही दीजिए। ठीक है, ये तो था आपका सिलेबस पूरा का पूरा, ये बोर्ड की वेबसाइट पर आपका दिया है। तो बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं ना राजस्थान के, उन एग्जाम की बात अगर करें, मान लो सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा आपका आरएएस का एग्जाम है। आरएएस का एग्जाम का आप पाठ्यक्रम देखना आराम से, शिद्दत से, और फिर इस पाठ्यक्रम पर नजर दौड़ाना, तो आपको कुछ भी भिन्नता नजर नहीं आएगी, ज्यादा ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में एक बड़ा एग्जाम अपने नाम लेते हैं राजस्थान में एसआई का, सुना होगा एसआई। अगर आप ये सिलेबस पढ़ लेते हो ना, एसआई का एग्जाम क्लियर है। एसआई का आपका 80% जो सिलेबस है वो इसमें डाल दिया गया, 80% सिलेबस एसआई का, जो अपने आप में राजस्थान में एक बड़ी भर्ती होती है। आरएएस के बाद में अगर देखेंगे एसआई की भर्ती, ठीक है, हर कोई बच्चा ये समझता है, जो राजस्थान पुलिस में ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग जो है ना, वो ये कहते हैं कि हम एसआई बन जाएं। ठीक है, ये नहीं है कि वो बने हुए ही बनेंगे, दूसरे नहीं बनेंगे। ऐसे बहुत सारे भी हैं जो पहली बार दे रहे थे, 6 महीने से 1 साल से तैयारी कर रहे थे, वो एसआई बन गए। ठीक है, बन जाओगे। लेकिन यहां पर जो सिलेबस है, अब दूसरी बात रहती है राजस्थान पुलिस वाले बच्चों की, कि सर राजस्थान पुलिस का जो पेपर है वो सीटी में लागू है या नहीं है। मैं भी श्योर नहीं कह सकता लागू है या नहीं है, लेकिन पीछे घोषणा जब हुई थी, जो इनके जो आला कमान, उन्होंने ये कहा था कि अभी राजस्थान पुलिस है वो शायद 12वीं जो लेवल की जो आपकी होती है उसके ऊपर क्या किया गया, शामिल किया गया। बहुत सारे लोगों ने ज्ञापन वगैरह भी दिए हैं कि इसको हटाओ, बाहर करो। बाहर कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो राजस्थान पुलिस का जो पाठ्यक्रम होता है वो तो इसमें ऑलरेडी दिया गया। ये है ना राजेश जी, मैंने हालांकि राजस्थान पुलिस को नहीं पढ़ाया, मुझे पता है राजस्थान पुलिस का सिलेबस कहीं ज्यादा है उस सिलेबस से, तो आपको वो भी चिंता नहीं करने की आवश्यकता है कि मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूं तो क्या मैं सीटी एलडीसी की बैच में बैठूं या ना बैठूं। आप निश्चित होकर बैठ जाइएगा, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके अलावा जो आपकी छोटी छोटी और भर्तियां होती है, सारी भर्तियां इस सिलेबस से आप क्लियर हो जाएगी। आप अपना डेडिकेशन के साथ में पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, चाहे कहीं भी पढ़ना शुरू करिएगा। ठीक है, हमारे साथ में पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा स्वागत है। हमारे साथ में हमारी एक फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी के बारे में आपको थोड़ा सा अवगत करवा दूं। जैसे हमारी ऑफलाइन क्लास रहेगी, डिजिटल बोर्ड पर रहेगी, चाहे इस बोर्ड पर रहे, चाहे पास वाली क्लास में रहे, चाहे दूसरी जो हमारी और क्लास रहती है वहां पे रहे, सब में हम डिजिटल बोर्ड पर ही क्लास लेते हैं। और सारी की सारी जो क्लास है वो लाइव रहती है क्लासरूम से, एप्लीकेशन में। जो बच्चे अभी देखो कमेंट वगैरह कर भी रहे हैं, ये सेमिनार जो है ये भी लाइव ही है। तो हमारा जो ये बैच है पूरा लाइव रहेगा। और आप क्या है, फीस के साथ में क्या आपको मिलेगा, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में आपको ये जो कोर्स है जो आपका शुरू होगा, वही कोर्स आपको अपने पढ़ने के लिए, आपके रिवीजन के लिए आपको मोबाइल में हम देंगे।
वैसे तो आप कंटिन्यू यहाँ पर आके बैठोगे, पढ़ोगे, आपके डाउट वगैरह सोल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाई चांस ऐसा होता है कि मैं आज घर पे रह गया या रह गई, तो मैं कैसे करूं, वो मेरी क्लास स्किप हो जाएगी। ऐसा हमारे पास कोई नहीं है, स्किप नहीं होगी। लाइव नहीं देख पाते हो तो शाम को वो क्लास अपलोड हो जाती है और शाम को आप बढ़िया तरीके से उन सारी क्लासेस का अध्ययन आप कर सकते हो, ताकि अगली क्लास में आप अगले दिन कोचिंग आओ तो ऐसा ना लगे कि यार मैंने वो कल वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, असहज महसूस करूं। तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया सुविधा है। उसका एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, वो आपकी फीस में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो हमारी ओर से तो ये सारी चीजें थी। नवरात्रा का दिन था और देशनोक में माता जी का मेला भी है, आपको पता है। तो बीकानेर की 70% आबादी आज शायद मुझे ऐसा लगता है बीकानेर वाले मेले में है, उसमें तब बच्चे नहीं आ पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आए, अपने को तो मुझे तैयारी करनी है तो मैं करूंगा, पड़ोसी कोई आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारा तो ये फंडा रहता है, क्लास में एक बैठा है, पूरी क्लास भरी हुई है, ना भरी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सामने क्या होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, तो हमारी क्लास चलेगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप टीचर्स का डेमो देखना चाहते हो, वैसे 3 दिनों की छुट्टी मिलेगी आपको डेमो के लिए, फिर भी हमारे जो 3 यूट्यूब चैनल है, ठीक है, सब टीचर आपको उनके ऊपर अवेलेबल मिल जाएगा। एक तो है लहर क्लासेस, जो पूरा जो आपका BSTC डेडिकेशन चैनल है हमारा, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो चैनल है तैयारी कर लो, पूरा यूट्यूब आपका हर तरीके की कंपटीशन तैयारी करवाई जाती है। और एक चैनल हमारा है आशु, आपने नाम है सुना होगा। इन तीनों चैनल पर हमारे जितने भी टीचर फैकल्टी आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, उनके डेमो आप उनका नाम लगा के आप देख सकते हो। फैकल्टी के बारे में आपको और बता देता हूँ, कौन कौन सी फैकल्टी आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली है, उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले किशोर सर का नाम आता है, सुना है क्या नाम? किस किसने सुना है किशोर सर का नाम? लगभग मेरी तो उम्र भी नहीं होगी उतने कि उतने साल उनको पढ़ाते हुए हो चुके हैं। ठीक है, उनका परिचय देना मैं अपने आप को ये समझता हूँ, छोटा ही समझता हूँ। ठीक है, उनका परिचय इतना बड़ा है कि मैं दे नहीं सकता हूँ। तो किशोर सर आपको पूरा जो है इंग्लिश, इसके साथ साथ में इंग्लिश का जो कोर्स है वो कौन करवाते हैं आपको? सर्वेश सर जो है, ठीक है, सर्वेश सर भी अपने आप में बड़ा ही नाम है। ये इंग्लिश के दोनों जो है अपने हिसाब से उन्होंने डिवाइडेशन कर रखा है, भी आपको ये करवाना होता है और ये मुझे करवाना होता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं आशु जी की। सुना होगा आशु जी का नाम, ठीक है, आशु जी का नाम अच्छी तरीके से सुना होगा, हिस्ट्री और कल्चर को पढ़ाया करते हैं। यहाँ पर डे क्लास नहीं लेंगे आशु जी, क्योंकि जयपुर में हमारी दूसरी जो ब्रांच है वहां पर क्लासेस उनकी होती है, तो वो वीकली आएंगे, 2 डेज 2-2 घंटे की क्लास लेंगे। यानी 6 दिनों का जो 6 घंटे होते हैं उनमें वो 2 दिनों में 4 घंटे आपको पढ़ाकर चले जाएंगे। तो इस तरीके से वो कल्चर का जो पूरा पार्ट है वो आपके सर देखते हैं, ठीक है आशु जी। और उसके साथ साथ में आवश्यकता पड़ती है तो वो क्या पढ़ाते हैं? राजस्थान की हिस्ट्री वो आपको पूरी पढ़ाते हैं। साथ ही साथ में राजस्थान की जो हिस्ट्री है, अभी जैसे कि गजानन सर आपके साथ में थे, तो ये आपको क्या करवाएंगे? हिस्ट्री करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं अगले मैथ की फैकल्टी की बात करें तो एक नाम आता है आपका अरविंद सर, सुना होगा नाम, और एक नाम आता है आपका शरद सर। ये दोनों ही इंस्पेक्टर हैं और ये पूरा जो मैथ का जो पार्ट है आपको SSC लेवल तक ही करवा देंगे। आप अगर SSC के एग्जाम में बैठना चाहोगे तो ये कम नहीं पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल। तो ये इनका जो मैथ है वो पूरा मैथ का जो पार्ट है वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका जो अगला जो सब्जेक्ट बचता है रीजनिंग जो है आपकी पूरी, वो कौन पढ़ाते हैं? अभी जो लक्ष्मण सर आपके साथ में बातचीत कर रहे थे वो लक्ष्मण जी पढ़ाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर आपको राजेश सर आपके सामने है, ये राजेश जी करवाएंगे। उसके बाद में संदीप सर जो है वो आपको साइंस, पूरी जो जनरल साइंस है, ठीक है, साइंस का पूरा ही पार्ट मान लेते हैं, चाहे बायो करवानी है, चाहे फिजिक्स करवानी है, चाहे केमिस्ट्री करवानी है, वो होती वैसे एक जनरल साइंस ही है, ठीक है। लेकिन ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारी चीजें करवाते हैं, ये खुद उन्होंने कर रखी है शायद इस लाइन में। क्या कर रखी है सर आपने? बीटेक एमटेक पूरी मास्टर डिग्री होल्डर है, ठीक है। अब उसके बाद में अगला जो नंबर है वो किसका रह गया? कौन से सब्जेक्ट का रह गया? खांडल सर रह गए हमारे, सुरेंद्र जी सर। और सुरेंद्र सर आपको जियोग्राफी कराएंगे,
ठीक है, राजस्थान की तो करवाएंगे, अगर आवश्यकता पड़ती है तो इंडिया की भी करवाएंगे। वैसे इंडिया की जीके की अलग से फैकल्टी आ जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ में 6 नंबर पर आपका आता है पार्ट, एक कांडपाल सर हैं जो अभी मौजूद नहीं है हमारे बीच में। कांडपाल सर है, वो करवाते हैं आपके इंडिया जीके। और इंडिया जीके की बात करें, पॉलिटी करवाते हैं, ज्योग्राफी भी करवाते हैं और हिस्ट्री भी करवाते हैं। लेकिन हमारी सुविधा के अनुसार उनको पॉलिटी मिलती है, हिस्ट्री मिलती है या फिर उनको ज्योग्राफी मिलती है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट रह गया सर? ठीक है, हाँ मैं रह गया, मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ। ठीक है, हिंदी पूरा मैं ही देखूंगा अकेला ही। ठीक है? नाम बता दूं? मेरा नाम ये है, इधर आया था है मेरा, आपका नाम जो बताया, मेरा नाम ये है। ठीक है, सूरज सर, रावत सर। तो ये पूरा था। अब आपके मन में भी कोई डाउट है कि सर मैं यहां आया तो क्यों आया, क्या करना है मुझे आगे? अगर आपके बीच में कोई डाउट है तो आप बेझिझक साझा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम तो जितने भी बच्चे बैठे होते हैं उनके साथ में बहुत ही अच्छा परिवार जैसा व्यवहार करते हैं, सीधी सी बात है। पता चल भी जाएगा अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हो तो। पूरा जो स्टाफ है वो बिल्कुल एक परिवार के जैसा ही व्यवहार करता है, चाहे वो तैयारी कर लो का स्टाफ है, चाहे वो अलायंस का स्टाफ है। दोनों का कोलैब है अच्छी तरीके से, और एक अच्छा मंच हमने तैयार किया ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए। ठीक है, हमारा राजस्थान पुलिस का बैच चल रहा था तो 1500 बच्चे थे। ये पास वाली जो बड़ी वाली बिल्डिंग है आपको पता है, इसमें राजस्थान पुलिस के हमने मात्र 5 या 6 महीने में हमने कितने बच्चे पढ़ाए हैं? 1500 बच्चों के ज्यादा हमने पढ़ाए हैं, क्योंकि उनका एग्जाम हो गया था तो उनको हमने छोड़ दिया था। फिर हमने जयपुर जो कोचिंग है वो एक अपने वो खोल ली, तो हमारा ऑफलाइन हमने एक बार क्लोज कर लिया था, क्योंकि ज्यादा हमारा फोकस रहता है ऑनलाइन के लिए। लेकिन अब इस कोचिंग के साथ में जुड़कर सबके टीचर मिलकर ऑफलाइन के साथ साथ में ऑनलाइन तरीके से बढ़िया तरीके से करें। यहाँ भी क्लासेस रहती है पूरी की पूरी। अगर यहाँ पर बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, हमारे एक इधर दुर्गा माता सर्किल पर एक हॉल और है जहां पर हमारी पूरी एलडीसी की सीटी की क्लास वहां चलती है, तो हो सकता है वहां भी हमारी क्लास लग जाए। तो ये तो था मेरी ओर से। हाँ भाइयों, अब कोई मन में डाउट शंका कि सर मैं सीटी करूं, राजस्थान पुलिस करूं या एलडीसी करूं, पर्सन तो है ही नहीं, ये तो डेड हो के आए हैं घर से। भाई हम बोलते जा रहे हैं। कुछ डाउट हो वो पूछा करो, पूछने से ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। भाई के मन में क्या चल रहा है, इस बहन के मन में क्या चल रहा है, मुझे क्या पता चलेगा? नहीं चलेगा ना पता। जब भाषा पढ़ेंगे तो ये बात समझ जाओगे कि विचार होते हैं वो अशाब्दिक होते हैं, जब तक उसको प्रकट नहीं करोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा, है ना? तो आपको प्रकटीकरण करना है, ऐसा प्लेटो मोदे ने भी कहा है? बताओ, चलो नाम भी बता दो आप अपना अपना, ताकि आपका संकल्प मतलब खुल जाए थोड़ा सा। हाँ भाई, तनेश, नरेश, हाँ, विष्णु प्रताप, अनिल बिश्नोई, साहिल सोनी, सोनल चौधरी, क्या सलीम खान, मुकेश, साक्षी व्यास, प्रियंका हो? ठीक है, चलो नाम पूछ लिया। कोई मन में डाउट? भाई प्रियंका नाम इसीलिए मैंने पूछे हैं। ठीक है, कोई डाउट मन में? कुछ डाउट नहीं है, धीरे धीरे आएंगे तो डाउट भी होगा। जब आप क्लास में भी आओ, कहीं भी पढ़ने के लिए जाओ, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर आओ, आपको जो बेटर लगता है अपने हिसाब से डेमो ले लेके देखना। फिर आपको ऐसा लगे कि वहां मुझे चलना चाहिए, वहां पर बेस्ट था, तो आपको आना है। तब आप क्लास में भी ऐसे नहीं बैठोगे, तब आप बारी बारी से पूछते रहोगे, तो ही पढ़ने का वो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण बढ़िया होगा। नहीं तो मास्टर जी आपको थोपते जा रहे हैं, आप कॉपी में थोपते जा रहे हो, घर जाके थक गए, आपने छोड़ दिया, कुछ फायदा निकलने वाला है नहीं। ठीक है, तो इस सेशन को क्लोज करूं इससे पहले आपसे पूछ लूं कुछ। साक्षी कुछ कहना चाहोगे? बाय लैंग्वेज चलेगी। देखो, अंग्रेजी है वो अंग्रेजी में रहेगी पूरी, और अंग्रेजी में भी बागड़ी में पढ़ाते हैं सर, अंग्रेजी हिंदी में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, और हिंदी है वो हिंदी में रहेगी। बाकी जो कंप्यूटर है शब्द तो होते हैं, लैंग्वेज आपको ऐसा नहीं भाई अंग्रेजी प्रॉपर बोल के बताएंगे, प्रॉपर बोल के कोई नहीं बताएगा, क्योंकि राजस्थान का जो सिलेबस होता है वो हिंदी मीडियम का ही होता है। तो आप
देखो मैथ जो पूरी है वो बाइलिंगुअल चलेगी। सबसे बड़ी समस्या वहां आती है कि मैथ जो है वो आपकी दोनों लैंग्वेज में चलेगी, क्योंकि अरविंद सर, शरद सर खुद इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है और वो एसएससी को टैकल करते हैं और एसएससी में यही प्रॉब्लम होती है बाइलिंगुअल की, तो वहां तो पूरी चलेगी, ठीक है। और ये जो कल्चर वाला पार्ट है ये बाइलिंगुअल नहीं होगी, ये तो बागड़ी में होगी जब पूरा समझ में आएगा, मतलब अपनी देसी भाषा में होगी। देसी भाषा मतलब हिंदी में होगी, देसी भाषा मतलब ये नहीं कि बेहानती बागड़ी बागड़ी पढ़ासी, क्यों बागड़ी समझ में भी को नहीं आती ना, तो ये तो हिंदी में होगी। अब इसमें अंग्रेजी में पढ़ाने वाला कुछ है नहीं, तो धीरे धीरे आप 5-10 क्लास लोगे तो बिल्कुल आप समझ पाओगे। इसीलिए पहली दूसरी क्लास हिंदी के लगाते हैं ताकि आप हिंदी के आदतन हो जाओ, ठीक है। और उसमें क्या है, कांडपाल सर जो जीके पढ़ाते हैं, जो इंडिया जीके है, वो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, क्योंकि वो एसएससी वालों को पढ़ाते हैं तो बाइलिंगुअल रहती है। जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा होगा उनको प्रिंटेड नोट्स दे देंगे, ऐसा संभावित है, श्योर नहीं कह रहा हूं, ऐसा संभावित है। हिंदी मीडियम वालों को एक एक चीज यहाँ पर लिखवाई जाएगी और ऐसा बिंदु आएगा ना कि ये लिखवाने वाला होगा नहीं, वो आपको उसकी जेरोक्स दे दी जाएगी। मान लो ऐसी चीजें होती है जो मान लो जनगणना आपको पढ़ा रही, जनगणना बोर्ड पर थोड़ी पढ़ाई जाती है, वो तो आपको पेज दे देंगे और टीचर यहाँ पर खड़ के उनको समझा देंगे। तो ऐसी चीजें होगी जो आपको नोट्स देने हैं वो नोट्स मिल जाएंगे, और अंग्रेज आपकी मैथ की है वो सीट आपको मिलती रहेगी आपका सॉल्यूशन करने के लिए, यहाँ पर भी सीट के आधार पर आपको पढ़ाई जाएगी। और बताओ, हाँ सलीम खान भाई साहब बताओ, आप कोई भी मतलब क्या कह रहे हो? हाँ क्लास लोगे, डेमो पता है, इसीलिए मैंने तीनों यूट्यूब बताए हैं, आप घर जाके थोड़ा सा खंगाल लेना एक बार, है ना, चला के बता रहा हूँ, कोई बताता है या नहीं बताता, चला के बता रहा हूँ कि ताकि कल क्लास में आओ तो माइंड सेट होके आ जाओ आराम से। और आराम से ये तीनों जो चैनल है आप लिख लेना, राजेश सर कंप्यूटर, आंसू जीके ट्रिक, लहर क्लासेस, तैयारी कर लो, तो उनकी जो जितनी भी क्लासेस है जो जो उन्होंने पढ़ाया वो आ जाएगा, ठीक है। सुरेंद्र सर की जानना चाहते तो सुरेंद्र सर का नाम लिखो, आगे आंसू जीके ट्रिक लिखो, मेरा नाम लिखोगे सीधा लिख देना, आंसू जीके ट्रिक लिखो, लहर क्लासेस लिखो, सारी क्लासेस आ जाएगी। संदीप सर की क्लास आएगी, इनकी आएगी, सर दूसरे बिखड़े थे, कंप्यूटर किशोर सर की आएगी, सर्वेश सर की आएगी, अरविंद सर की आएगी, सर्वेश सर की आएगी, सबकी क्लासेस वहां पर उस यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है ऑलरेडी भी। अभी तो बीएसटीसी का सीजन चल रहा है सर, मैराथन पर मैराथन चल रही है क्लासेस, ठीक है। बीएसटीसी का एग्जाम है थोड़े दिन बाद में, तो आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। क्लोज करें इस बात को। और कब से क्लास लगेगी, कितने बजे आना है, वैसे आपके कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया, लेकिन आप ऑफिस से होते हुए जाएंगे तो आप सारी चीजें आप क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो जितने भी लाइव भी मेरे साथ जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक बार फिर से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, माँ शारदे की और दुर्गा माँ की, जितने भी हमारे इष्ट हैं उनकी असीम अनुकंपा हम सब पर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।